गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। उसमें 2 क्लास हो गई थी। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट कौन है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ था। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था, किसी एटम के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाया गया था। किसी भी एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या दो एटम को आपस में जोड़ा गया था। उस समय जो बनता है, उस समय न्यूट्रॉन बाहर निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ है। मान लीजिए हीलियम और बेरिलियम को अगर आपस में मिला दें, हीलियम को और बेरिलियम को आपस में मिला दें, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना 2 और 4 प्लस बेरिलियम का कितना 4 एंड 9। इनसे जो एटम बनेगा 4 और 2 6 किसका होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 12, लेकिन ऊपर कितना है 13, प्लस एक क्या निकल गया न्यूट्रॉन। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। आगे भाई बात समझ में। न्यूट्रॉन इज डिफाइंड एज द फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरी नो चार्ज बट हैज ए मास नियरली इक्वल टू हाइड्रोजन एटम। इसका कोई चार्ज नहीं होता और मास किसके बराबर होता है, एक मीन्स हाइड्रोजन एटम के बराबर इसका मास होता है। हीलियम प्लस बोरोन, हीलियम प्लस बोरोन को हम करवा सकते हैं। हीलियम प्लस बोरोन अगर हम आपस में मिला दें, हीलियम प्लस बोरोन, हीलियम का 2 4, बोरोन का कितना 5 11, 5 और 2 7, 7 से कौन बनेगा नाइट्रोजन 14, बचेगा कौन, नीचे तो हो गया खत्म, 7 है तो 7, न्यूट्रॉन बचेगा ऊपर कितना 14, लेकिन ऊपर है कितना 15, एक बच गया। तो इसी को क्या बोलते हैं भाई, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरी नो नेट चार्ज एंड मास इक्वल टू हाइड्रोजन एटम। इसका मास किसके बराबर है, हाइड्रोजन एटम के बराबर है। न्यूट्रॉन का मास हाइड्रोजन एटम के बराबर है और इसका मास किसके बराबर होता है, मास इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये हमने जाना था कि प्रोटॉन का मास भी इतना ही होता है, न्यूट्रॉन का मास भी हाइड्रोजन के बराबर होता है। इसलिए दोनों का मास क्या होता है, बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब हम मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे। जो अर्लियर मॉडल थे, जो पुराने मॉडल थे, मॉडल ऑफ एटम, मॉडल ऑफ एटम। हम एटम के मॉडल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मॉडल है वो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन नामक साइंटिस्ट था, उसने एटम का मॉडल दिया, एटम को एज्यूम किया कि एटम किस टाइप का होता है। उसने बताया कि एटम जो होता है वो वाटरमेलन की तरह से होता है। जिस प्रकार आप वाटरमेलन देखते हैं, तरबूज देखते हैं, उसकी तरह से होता है। तरबूज को जब आप बीच में से काटते हैं से, तो उसके अंदर क्या क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। और क्या होता है, आप इसको 2 पार्ट करेंगे तो आपको क्या दिखाई देंगे, सीड्स दिखाई देंगे। और जो ये इसको गिरी जो होती है, इसको आप बोलते हैं केमिस्ट्री में पल्प। आपको ये 2 चीजें दिखाई देंगी। तो जो थॉमसन था उसने कंपेयर किया एटम को वाटरमेलन की तरह से, तरबूज की तरह से। उसने उस एटम को कंपेयर किया, कहा सीड्स हैं वो तो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और पल्प जो है वो क्या है, प्रोटॉन है। उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम में सब जगह पाए जाते हैं। जिस प्रकार वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, उस प्रकार एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जिस प्रकार वाटरमेलन में पल्प होता है, उस तरह से प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। इसने ये बात बताई। और प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल होते हैं। प्रोटॉन
इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ये दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात थॉमसन की सही थी, लेकिन ये वाली बात सही नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब जगह प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, सब जगह नहीं पाए जाते। तो ये इसकी लिमिटेशन क्या थी, इलेक्ट्रॉन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब जगह पाए जाते हैं, ये इसकी क्या थी, लिमिटेशन थी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो कि बहुत अच्छा मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। जो नेक्स्ट मॉडल है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, मॉडल ऑफ एन एटम। देखिए ध्यान दे भाई, जब कमी आ गई किसमें, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में कमी आ गई कि उसने कहा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में सब जगह और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं सब जगह, ऐसा नहीं होता, और उसको न्यूट्रॉन के बारे में तो जानकारी नहीं थी। जो आपके थॉमसन अंकल जी थे उनको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में थोड़ा थोड़ा पता था, लेकिन न्यूट्रॉन का तो उसको ये नहीं पता था कि न्यूक्लियस में होता है, कहाँ होता है, एटम में होता भी है या नहीं होता। और आपके अंकल जी ने बताया कि इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो तरबूज की तरह से प्रेजेंट होते हैं पूरे एटम में। जिस प्रकार तरबूज में सीड्स प्रेजेंट होते हैं उस प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिस प्रकार पल्प प्रेजेंट होता है उस प्रकार प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। नेक्स्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट था, इसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके देखा गोल्ड फॉइल के ऊपर, गोल्ड की पतली चादर ली, पतली परत ली, उसके ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट करके देखा। जिस प्रकार आप एल्यूमिनियम फॉइल देखते हैं फॉर रैपिंग फूड, भोजन वगैरह लपेटने के लिए यूज करते हैं आप एल्यूमिनियम फॉइल, उसी प्रकार से क्या होता है गोल्ड फॉइल। जो रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट था इसने गोल्ड फॉइल लिया और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया। अल्फा पार्टिकल वो होते हैं जो हीलियम का एटम है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें हीलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। मींस अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास उसका किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। उसने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया इस न्यूक्लियस के ऊपर। ये जो मान लीजिए गोल्ड फॉइल था, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल का उसने क्या करवाया, बम्बार्डमेंट करवाया। पाया गया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, पाया गया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, स्टेट निकल गए एटम में से। इसका मतलब उसने समझा कि एटम के अंदर बहुत सारी जगह क्या है, खाली है, एटम के अंदर बहुत सारी जगह खाली है। इसका मतलब ये है कि एटम होलो स्फीयर है, खाली एक गोला है। दूसरे फिर और अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया तो कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। इसका मतलब डिफ्लेक्शन का मतलब कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और उसने समझा कि कहीं ना कहीं एटम के अंदर कैसा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तभी ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। सेम चार्ज रिपेल इच अदर, इसके ऊपर भी पॉजिटिव है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव है, जब पास पास आएंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, उस कारण बढ़ गई। तो उसने पाया गया कि एटम के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसका मतलब ये था कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन शो किया, मींस वो बहुत ही नियरली पास हुए होंगे उस पॉजिटिव चार्ज के, ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। और जब उसने 20,000 अल्फा पार्टिकल डाले इसके ऊपर, तो एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो बिल्कुल इसके सामने टकराया और बाउंस्ड बैक हो गया, बिल्कुल वापस वैसे का वैसा आ गया, जैसे अल्फा पार्टिकल टकराया
वैसे ही वापस आ गया, मीन्स उसके बिल्कुल सेंटर में टकराया होगा वो पॉजिटिव चार्ज के। कब हुआ? जब 20,000 अल्फा पार्टिकल डाले, जब 20,000 अल्फा पार्टिकल डाले तब ऐसा हुआ। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये जो पॉजिटिव चार्ज आप देख पा रहे हैं बहुत थोड़ी जगह में प्रेजेंट है, इसलिए नहीं तो ज्यादा अल्फा पार्टिकल टकरा टकरा के वापस आते। बहुत थोड़ी जगह में क्या है? कंसंट्रेट है। उसी को आगे चल के क्या बोला गया? न्यूक्लियस बोला गया। टाइनी पार्ट है न्यूक्लियस विच कंटेन प्रोटॉन्स एंड होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। इसको न्यूक्लियर पार्ट बोला गया। आगे चल के न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रदरफोर्ड ने। उस पॉजिटिव चार्ज को ही क्या बोला गया कि एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं? एटम के चारों तरफ घूमते हैं। इसी बात से उसने बताया, क्योंकि बहुत थोड़ी जगह में है। एक अल्फा पार्टिकल, देखो 20,000 अल्फा पार्टिकल डाले तब एक अल्फा पार्टिकल मीन्स बिल्कुल टाइनी पार्ट है। इसका जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का 10⁻⁻15 मीटर। आप सोच सकते हैं कितना छोटा है। इसका जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। कि एक को 10 के आगे 15 जीरो लगा के डिवाइड करें तब जो आंसर आएगा देखना कितना छोटा आएगा। इतना छोटा इसका क्या है? न्यूक्लियस है। तो इतना छोटा इसका रेडियस है, मीन्स इसका तो बहुत छोटा है। टाइनी पार्टिकल है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, उसको न्यूक्लियस बोला गया। इसको न्यूक्लियर पार्ट कह दिया गया। और दूसरा बोल दिया गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं चारों तरफ। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं चारों तरफ। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब इसका लिमिटेशन देखिए ध्यान से। इसका लिमिटेशन देखिए, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं जब भी कोई चार्ज बॉडी रिवॉल्व करता है, जब भी कोई चार्ज बॉडी रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। जब भी कोई चार्ज बॉडी घूमता है सर्कुलर पाथ में या स्ट्रेट पाथ में तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। और एक समय ऐसा आता है कि उस पार्टिकल का एनर्जी खत्म हो जाता है। अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन के साथ होगा, ऐसा अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घूमने से कम होगी तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा। तो एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। इसकी लिमिटेशन रही है कि जब इसने कह तो दिया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन इस बेचारे को ये नहीं पता था कि उसके अकॉर्डिंग, अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग सोचें तो इलेक्ट्रॉन जब चार्ज बॉडी है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो रिवॉल्व करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। तो एनर्जी एक समय ऐसा आएगा खत्म हो जाएगी। मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं, आपने खाना खाया, एनर्जी ली, ग्लूकोज पिया और दौड़ना शुरू कर दिया। कितनी देर तक दौड़ेंगे आप? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4, 5। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और आप गिरेंगे। वैसा इलेक्ट्रॉन के साथ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो ये इसका लिमिटेशन था। ये नेक्स्ट मॉडल में हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं होती। इसके लिए आपके नेक्स्ट जो अंकल जी हैं वो बोहर अंकल जी हैं, उसका मॉडल हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कैसे होता है। तो हमने मॉडल पढ़ लिया एटम के। ये आप कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं, कोई खास बात नहीं है इसमें, एक बार पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। धन्यवाद भाई।